प्रश्नकाल में आज बात बिहार की कर रहे हैं। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने का आखिरी दौर चल रहा है। जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम ने अपने मंत्रियों के नामों की फहरिस्त फाइनल कर ली है। वहीं बीजेपी के मंत्री बीजेपी अपने आधे से ज्यादा मंत्रियों को ड्रॉप कर उन्हें बदल सकती है, जबकि नीतीश कुमार अपने पुराने ओल्ड गार्ड चेहरों पर दोबारा भरोसा जता सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस बार 32-34 मंत्रियों का मंत्रिमंडल तैयार होने जा रहा है। इसमें जेडीयू और बीजेपी के पास बराबर 14-15 मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 3 मंत्री पद, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा के मौजूदा नंबर्स के हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी पार्टियां चुनावी जीत के बाद सरकार में अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए गुणा गणित कर रही हैं। सूत्र बता रहे हैं जेडीयू, एलजेपीआर और हमने मंत्री के लिए अपने अपने नाम तय कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर पटना से दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी है। रविवार को बीजेपी के टॉप लीडरशिप पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हाई लेवल मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मुमकिन है मंगलवार बीजेपी अपने विधायक दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दे, और वो हो भी गया। खबर आई कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए के नेता घोषित करने से पहले बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता का चयन किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम के लिए अलग अलग फॉर्मूले की चर्चा चल रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी जाति के साथ साथ नई लीडरशिप के लिहाज से भी अपना नेता चुनेगी। मौजूदा डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का नाम कटना तय माना जा रहा है, जबकि सम्राट चौधरी अभी भी इस पद के रेस में बने हुए हैं। इसके साथ इस बार सवर्ण के साथ साथ ओबीसी और ईबीसी वर्ग से आने वाले डेप्यूटी सीएम की चर्चा जोरों पर है। 2020 का फॉर्मूला एक बार फिर से लागू होता दिख रहा है। तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु देवी को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। इस बात की चर्चा एक बार फिर से तेज है कि बीजेपी किसी महिला को भी डेप्यूटी सीएम बना सकती है। इधर लगातार जो रशाकशी चल रही डेप्यूटी सीएम पद के लिए, चिराग पासवान ने भी खेल कर दिया है, वो भी अड़ गए हैं। डिप्टी सीएम पार्टी से होना चाहिए। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत। ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं, और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा कर के अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं आज भी उन्होंने खुद आकर सब चीज़ों की समीक्षा की। जो निर्देश उन्होंने दिए उस निर्देश को हम लोग पालन करेंगे, और उन्होंने कहा है कि समय रहते सब कल शाम तक सभी तैयारी पूरी हो जाए। हम लोग पूरा प्रशासन के साथ सहयोग करके ये पूरा तैयारी कल शाम तक पूरा हो जाएगी। 20 नवंबर का समय मुख्यमंत्री की बातें चल रही, मुख्यमंत्री ये सब चीज़ें दिल्ली और मुख्यमंत्री तय करेंगे, ये यहाँ थोड़ा तय होगा। समय की जानकारी, एग्जैक्ट समय की तैयारी आपको फर्स्ट हाफ के बाद है, और एग्जैक्ट समय की जानकारी आपको दे दी। ये तो साफ है सामने ना भाई, 15 साल में कितना कुछ हुआ है, 20 साल में आप कहीं भी देख सकते हैं। और उनकी जो सरकार थी उस समय क्या हो रहा था, साफ अंतर तो साफ दिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब बिहार चुनाव के परिणाम के बाद चाहे जो भी बोलें, लेकिन बिहार की जनता के मन में जो सवाल है वो आज भी जीवंत है। उस सवाल का जवाब, बिहार की जनता के समस्याओं का समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना होगा। ये जनादेश बहुत बड़ी चुनौती है। जो वादे किए गए सत्ता पक्ष की ओर से, जो दिलासा भरोसा दिलाया गया जनता को, अगर वो जुमलेबाजी में तब्दील होता है तो फिर बिहार की जनता भी है। और आप देख रहे हैं हमारी प्राइम टाइम डिबेट प्रश्नकाल। आज बात हम बिहार की कर रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ मौजूद है
शशि रंजन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रंजन साहब आपका। डॉक्टर दिनेश पाल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। आपका स्वागत है। अमिताभ कुमार मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ सर, आपका भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं शशि रंजन साहब से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शशि जी, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का जो मसला है वो बन रहा है और पटना का गांधी मैदान सज रहा है, संवर रहा है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा ये कि क्या डिप्टी सीएम को लेकर जो रार मचनी शुरू हुई है, क्या वो बड़ी होने जा रही है? चिराग पासवान कंट्रोल से बाहर हैं। पहले सीट बंटवारे पर उन्होंने पूरा मामला फंसाया और अब डिप्टी सीएम की बात को लेकर अड़े हुए हैं। रंजन साहब, देखिए बात स्पष्ट है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है। ये झूठ मूठ की अफवाह फैलाई जा रही है। एनडीए एकजुट है और जो भी फैसला है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व करेगी। राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, यू आर डन विद योर आंसर सर, बस इतना ही कहना है आपको? ठीक है। डॉक्टर दिनेश पाल के पास मैं जा रहा हूँ, प्रवक्ता आरजेडी के। दिनेश भाई, हम डिबेट में लगातार बैठते रहे, पार्टी की जीत को लेकर भी आप बहुत आश्वस्त थे और हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि आरजेडी ने बहुत मेहनत की है और वो शायद नतीजों में दिखे, लेकिन वैसा दिखा नहीं। और अब जो है आत्ममंथन का दौर चल रहा है। मेरी बात कल कई प्रवक्ताओं से हुई डिबेट में, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने सरकार बना ली, एसआईआर का मुद्दा लगातार आप लोग उठाते रहे और आपने कहा कि वोट चोरी की वजह से इतनी बम्पर मेजॉरिटी आई और इतना बड़ा जनादेश और मैंडेट मिला है। लेकिन अभी भी बीजेपी में खींचतान चल रही है। अब देखिए, चिराग पासवान ने पहले सीट बंटवारे पर बवाल किया, अब वो डिप्टी सीएम की बात पर लेकर डरे हुए हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी से एक डिप्टी सीएम देना ही देना है, महिला डिप्टी सीएम देना ही देना है, क्योंकि सभी को इन्हें खुश करना है। ईबीसी ओबीसी से उन्हें देना ही देना है। मामला यहां फंस रहा है। देखिए अमित जी, चुनाव में हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही जरूरी मुद्दे जो बिहार के लिए जरूरी मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम लोग राजनीति में गए, चुनाव में गए, जनता के बीच गए। आप अगर देखेंगे तो हमारे नेता ताबड़तोड़ लगभग 171 जनसभाएं की और हर जनसभा में वो बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ अपने मुद्दों को रखा और हम लोग घोषणा पत्र भी बहुत ही समावेशी और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोग ने आया। उसके बाद आप केवल एसआईआर की बात नहीं करें, आप एक तरफ से हम पार्टी लड़ रही थी, दूसरी तरफ से सरकारी तंत्र और सरकारी संसाधन के साथ एनडीए लड़ रहा था। और जाहिर सी बात है कि जो परिणाम आया है वो हम ही नहीं, आप और भाजपा के जो प्रवक्ता नेता होंगे वो भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी, किसी को भी नहीं थी। आम जनता भी जब बात करते हैं हम लोग किसी आम लोग से, तो उनको भी आश्चर्य होता है। तो यह एक कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र और सरकारी संसाधन का जो दुरुपयोग हुआ वह सब सामने है। अब परिणाम सामने आ चुका है और हम लोग मंथन भी कर रहे हैं, हम लोग आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। अब रही बात डिप्टी सीएम की या मंत्री की या मुख्यमंत्री की, तो यह एनडीए का अपना अंदरूनी मामला है, या एनडीए तय करेगा कि उसका कौन मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी होंगे तो कौन महीना, कितना महीना तक रहेंगे, 5 साल रहेंगे कि 5 महीना रहेंगे, ये एनडीए को तय करना है। और उसके 2 उप मुख्यमंत्री होंगे कि 1 होंगे कि 3 होंगे, चिराग जी होंगे कि उनकी पार्टी कौन होगा, यह सब एनडीए का अपना तय करना है। उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उनकी जो भी मंत्री और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने, वह जो घोषणा किए हैं, जो वादा किए हैं, वह मोदी जी के जुमलों की तरह जुमला साबित ना हो। जिस तरह से मोदी जी ने जुमला किया कि काला धन लाएंगे, 15 लाख मिल जाएगा लोगों को, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2022 तक सबका पक्का मकान बनाएंगे, तमाम सब जुमला साबित हुआ। सांसद आदर्श ग्राम से लेकर सबका सब। तो हम चाहते हैं कि वैसा बिहार में ना हो। आपको बड़ा बहुत बड़ी से आप एक बहुमत के साथ आए हैं, 200 पार किए हैं, तो आप अपने जो 50 लाख मकान बनाना है, प्रत्येक जिला में फैक्ट्री बनानी है, प्रत्येक जिला में आपको स्किल यूनिवर्सिटी बनाना है, तो यह सब आप करें। आपको बता दें अमित जी, कल से बहुत तरह की वीडियो आ रहे हैं, जब बिहार के जो शरमवीर थे, जो बिहार के मतदाता थे, जो रुके हुए थे वोट देने के लिए चुनाव के बाद, वो फिर लौट रहे हैं अपने जिस राज्य में फैक्ट्री, जिस शहर में काम करते थे, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, तो भी उनको बड़ी दिक्कत हो रही, जगह नहीं मिल रही। वो देखकर बड़ा हम लोग भावुक हो रहे हैं कि क्या हुआ, इस 5 साल में मुक्ति मिल जाएगी? क्या यह सरकार जो इतना प्रचंड बहुमत के साथ आई है, क्या उन्हें रोक पाएगी? अगले 5 साल में बिहार वापस बुला लेगी? इन सवालों को लेकर हम मजबूती के साथ
विपक्ष में रहेंगे और उठाएंगे, जैसे हम विपक्ष में रहते हुए कई मुद्दों को उठाए और सरकार कॉपी करने को मजबूर हुई। आगे भी 5 साल में हम चाहेंगे कि इनको अपना घोषणा पत्र के साथ साथ अगर इनसे ब्लूप्रिंट नहीं होता है तो हमारे घोषणा पत्र में बहुत ही बारीकी से बातें हैं, उन्हें भी आप कॉपी कर सकते हैं। बिहार को बेहतर बनाए, बेहतर शिक्षा दे, बेहतर स्वास्थ्य दे, ये हमारी कायम रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, एक दो सवाल मेरे ये हैं। पहले तो एक तो आरजेडी एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति का ये रूल है कि अगर मजबूत विपक्ष है तभी सरकारें बेहतर तरीके से काम करती हैं। दूसरा, नीतीश बाबू को लेकर ये नैरेटिव लगातार आ रहा है कि वो कितने साल के लिए हैं, 2.5 साल का टेन्योर होने वाला है, क्योंकि अंदर खाने दिल्ली में जो बैठकों का दौर चल रहा है वहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए के अंदर ये बात चल रही है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए अमिताभ सर, उनसे मैं भी बात करूंगा। क्या कहीं संशय है क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए अमित जी, हाँ, हम तो बहुत पहले से आपके चैनल पे बैठते रहे, हमेशा यही बात कही है जी। एनडीए में ये निर्णय हो चुका है बहुत पहले से कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और आगामी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई कहीं दो राय है ही नहीं। और कल आप देखेंगे, कल सब सम्मत से उनका चयन होगा और 20 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे गांधी मैदान में और आम जनता के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का दामन बहुत साफ है और जैसा कि अभी आरजेडी की प्रवक्ता जी कह रहे थे, अरे हमने डिलीवरी दी है, हमने डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी, 3 चीजें जो हैं व्यक्तित्व को या पार्टी को बड़ा मजबूत बनाती है। एक तो आपका डेवलपमेंट कैसा है, एक बड़ा फिगर है, और आपने डिलीवरी क्या की और उसकी डिलीवरी के साथ आपकी इंटीग्रिटी कैसी, ये 3-4 सवाल जो है मुद्दे, इस मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता ने विश्वास किया और जो हमने कहा उसकी डिलीवरी की। अब जो हमने कहा, सड़क आप देख लीजिए, गांव को हमने सड़क दे दिया, लिंक मार्ग दे दिया, हमने बिजली 125 वाट सबको पहुंचा दिया, फ्री कर दिया और दूसरे साथ साथ नल से जल की योजना चला दी, हमने 50% आरक्षण दिया, हमने उसके साथ ही साथ जो है 33% आरक्षण नौकरी में दे दिया। तो ये हमारी डिलीवरी है। और उसके साथ साथ दिनेश पाल जी मुस्कुरा रहे हैं, वो सहमत नहीं है त्रिपाठी जी आपकी इस बात से। सुन लीजिए अमित जी, जब महिलाओं को हमने उनके खाते में पैसा डाला और उसके साथ साथ उनको एक रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया, उनका एक सशक्तिकरण का काम किया कि छोटे से छोटा मोटा व्यापार कर ले जिससे उनका सशक्तिकरण हो जाए। और महिलाओं के कहने पे हमने सबसे पहला स्टेट है बिहार जहां हमने शराबबंदी की। उसमें नो डाउट हो सकता है कुछ कमियां रह गई हुई, लेकिन कहीं चट्टी चौराहे पे शराब तो मिल नहीं रही है कि जो लड़के पी रहे हैं। अगर कहीं होता तो हमको तो जनता नकार देती, लेकिन हमको जनता सराखों पे लिया। और जिस तरीके की चर्चा आरजेडी के तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, शायद ही कोई लड़का करे। अगर कोई लड़का किसी कंपटीशन में बैठता है तो गारंटी नहीं लेता है कि हम ही बनेंगे, हम ही होंगे। ये अपने मुंह से है बड़ी बड़ी बातें करके हम ओथ ले लेंगे 18 तारीख को, 18 तारीख 20 को मंत्रिमंडल बना रहे। भाई अहंकार क्यों कर रहे हैं? पब्लिक बिहार की बड़ी समझदार है। मैं 94 से बिहार में गया हूं और मैंने बिहार की उस तस्वीर को देखा है जिसको आप जंगलदास कहते हैं, और इस तस्वीर को देख रहा हूं। आज महिलाएं रात में चल रही हैं, महिलाएं स्कूटी से जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, कहीं उनकी सुरक्षा पे कहीं चोट नहीं है। तो ये सारी चीजों से बिहार बहुत आगे बढ़ गया। वो आपने एक चीज और बार किया होगा, बिहार में इस बार जाति का जो जकड़न थी उसको तोड़ करके बाहर फेंक दिया। जी, कास्टिज्म तो दिखाई नहीं दिया दिखाने का बिहार की चुनाव ने देश के आईना दिखाने का काम किया। वरना 17% यादव और 17% मुस्लिम, अब कैसे हम लोग कैसे कहां वहां उतना समावेशी विकास के आधार पे ही हमने जनता का जनादेश प्राप्त किया। वहां सब टूट गया। वहां महिलाओं और यूथ ने जो हमको वोट दिया उससे एक मिथक टूट गया कि बिहार में जाति है जकड़न। तो जाति का जो एक बहुत बड़ा जकड़न था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नीतीश हाँ ठीक है दिनेश पाल जी, जो डिलीवरी देगा वही सत्ता में ठहरेगा। देखिए के त्रिपाठी जी की बात कर रहे थे डिलीवरी और विकास की, और बताइए जरा अगर विकास कोई किया होता लंबे समय से सरकार में 2 दशक के बाद, तो वह चुनाव के वक्त
पैसा घूस नहीं बांटता, और आचार संहिता लगने के बाद भी बेशर्मी से पैसा बांटते रहे, और चुनाव आयोग जैसा चौपट आयोग बनाने वाला ज्ञानेश गुप्ता बेशर्म, उसने रोक नहीं लगाई। चुनाव आयोग के पहले आप जनता को कुछ भी कर सकते हैं, जनता के बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए त्रिपाठी जी सुनिए। अरे भाई, जनता की बेहतरी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा दिया गया और चुनाव के पहले दिया गया है। ऐसा गलत नैरेटिव मत दीजिए। इसी गलत नैरेटिव के कारण तो आप हार गए ना। जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया ना, और 20 साल आपको जनादेश नहीं दे रही, 20 साल से इसीलिए जनादेश नहीं दे रही। त्रिपाठी जी आप सुनिए, पहले चुपचाप सुनिए। आज आपको बता दें पहले कि आप 20 साल से जब बात कर रहे हैं तो 15 में भी हमारी बड़ी पार्टी थी, 20 में भी थी। इस बार सीटें बहुत कम आई हैं, लेकिन हमें मत 1 करोड़ 15 लाख मिले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल वोट नहीं मिले हैं। तो एक चीज बोला, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? त्रिपाठी जी आप बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, सुनिए चुपचाप पहले। हाँ दिनेश जी बोलिए दिनेश जी, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं। हमने बिल्कुल सुना, यही तो गुस्सा इनको परेशान कर दिया। ठीक है दिनेश भाई, गुस्सा नहीं, बताइए। तो आप होइएगा, चिंता मत कीजिए। इन्होंने कहा नीतीश जी के दामन में दाग नहीं है। सृजन घोटाला किसके समय में हुआ? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 बेटियों को, नाबालिग लड़कियों का एक कैबिनेट के मंत्री के साथ पे गैंग रेप हुआ, उनका दमन हुआ। नीतीश जी नहीं जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कैग ने जो गबन पाया वो नीतीश जी पे तो नहीं है, कौन है? आर.के. सिंह भाजपा के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 62,000 करोड़ का जो आरोप लगाया। लेकिन दिनेश पाल जी, जनता को ये दिखा नहीं क्या? जनता को ये सब दिखना चाहिए था। पब्लिक पूछिए, पब्लिक ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? हाँ दिनेश जी। अमित जी, हमने शुरू में कहा कि जिस तरह से सरकारी संसाधनों का, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया, आप बताइए कि चुनाव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार संहिता लगने के बाद भी पैसा भेजा गया, झूठ बोल रहे नहीं भेजा गया, उसके बाद भी भेजा गया। आचार संहिता जिस दिन लगा उसके एक दिन पहले रोक दिया गया था, टाल दिया गया, आचार संहिता 6 को किया गया, उस दिन में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा भाई? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। सुनिए ना, सुनिए, और पहले भी करते रहे, और आपसे हमारा जनाधार मजबूत रहा है। और ये जो बोल रहे हैं जातिगत वोट नहीं मिला है, क्या बात कर रहे हैं भाई? पूरा जातिगत समीकरण पे आपने टिकट बंटवारा किया, धर्म जाति पे आपने राजनीति की, पूरा उस तोड़ दिया मिथक। लेकिन दिनेश पाल जी, मुस्लिम वोटर्स की बहुतायत के बावजूद बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं टिकट दिया है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद वोट तो दिनेश जी मिले हैं मुसलमानों के ना, वोट तो मिले हैं ना। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं जी? ये सबकी साथ सबके विकास करते हैं, लेकिन धर्म पे भेदभाव किया इनके नेताओं ने। मुख्यमंत्री असम का हो, यूपी का हो, इन लोगों ने किस तरह की भाषा यूज की आपने देखा। और जाति पे अपना जातिगत जो समीकरण था, पासवान, कुशवाहा, पिछड़ा, सवर्ण, इस तरह ठीक है। मैं अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है दिनेश भाई, हाँ मैं आपके पास आता हूँ, आपका टर्न आएगा। मैं आपको मैंने आपको 1 मिनट दिया था ताकि आप उनका काउंटर कर सकें। अमिताभ सर, मुझे एक बात बताइए, आप तो 30-40 साल से चुनाव कवर कर रहे हैं और आपने पता नहीं कितने चुनाव देखे हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं भी आपसे उस अनुभव के मामले में। बिहार में इस बार जो हुआ अमिताभ सर, एक तो बहुत अप्रत्याशित था सभी के लिए, और के त्रिपाठी जी, दिनेश जी, ये तमाम लोग मेरे साथ डिबेट में कई महीनों से हैं। और के त्रिपाठी जी ने मुझसे एक बात कही थी डिबेट में, से बेहतर होगी, ये बात वो लगातार मुझसे कह रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। और जो विपक्षी प्रवक्ता है वो भी ये कह रहे थे कि अमित जी ऐसा नहीं होगा। अमिताभ सर, ये जो नया नैरेटिव बिहार में दिखाई दिया, वोट पैटर्न, महिलाओं वाला मसला, 10,000 रुपये अकाउंट में डाले गए, ये मसला, इन तमाम मसलों का जो जिस्ट है, आपके एनालिसिस क्या है? और क्या अभी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ होने जा रही है उस पर डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर क्या रार मचने वाली है? आपको क्या लगता है, चिराग पासवान फिर से नाटक करेंगे? अमिताभ सर, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जो है रार वाली बात नहीं हो रही है। बड़ा ही सुनिश्चित ढंग से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ी सी बातचीत के लिए अभी बुलाया गया था, जरूर संजय की और संजय जी को बुलाया गया था, लेकिन कोई वैसी बात मुझे नजर नहीं आ रही है। बड़े संभल करके, और इस बार जिस तरीके से चुनाव का प्रबंधन हुआ ना, और हमने देखा है कि महागठबंधन जिस तरीके से बिखरा रहा, पहले तो राहुल गांधी की जो लापरवाही कहिए या अनदेखी कहिए, और उसके बाद तेजस्वी जी का गुस्सा कहिए, उसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारा समय गंवा दिया था। जबकि आप चुनाव के 4-5 महीने पहले आपने देखा कि जिस तरीके से माहौल बन रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन जो है आगे चल रहा है इस बार। लेकिन खुद अमित शाह जाकर के बैठे और इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रबंधन किया। विभिन्न प्रदेशों से इनके जो स्टार
प्रचारक थे, सब लोग जा करके उन्होंने काम किया और जमीन पे भी बहुत सारे ऐसे अमिताभ सर, नेता क्या भी गए। एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा आपको लगता है कहीं फिजिबल है? दिनेश भाई भी मेरे साथ हैं, विपक्षी प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ये वोट चोरी की वजह से इतना भयंकर जनादेश आया है एनडीए के लिए। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जी कि सर। ये ऐसे मुद्दे इनको सुझाता कौन है उठाने के लिए जिसका सिर पैर ना हो। जनता इतनी इतनी मूर्ख नहीं है भाई। आप एक सबूत ढंग का नहीं दे पाए, एसआईआर को आप कैसे विरोध कर रहे हैं उसका? और इस तरह की बातें करना, ईवीएम पे प्रश्न उठाना जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आप सबूत नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब इनको के 65 लाख मुझे बीजेपी के पास जाना, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। 12-15 लोगों के उसको ले ही आइए, कहीं पे कोई विरोध नहीं हो पाया। एक भी आदमी आके नहीं खड़ा हुआ कि मेरा नाम मैं हूं और मेरा नाम काट दिया गया है गलत तरीके से। तो जब सब का मैसेज आता है कि ये जो है बेसिर पैर का काम कर रहे हैं, और फिर जंगल राज का जो है जो आख्यान है वो बहुत सुस्पष्ट ढंग से फिर से स्थापित किया गया। आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी कहानियां लाई गई कि लोग वापस उसमें जाना नहीं चाहते थे। लोगों के दिमाग में याद ताजा हो गई थी प्रॉपरली। और जो इनका गठबंधन का जो रैली वगैरह होता था उसमें जिस तरीके से इनके जो भाग लेने वाले लोग जाते थे, लड़के खास करके जाते थे, जिस तरह का व्यवहार करते थे, उन सब चीजों से लोगों के मन में फिर ये बातें जो है पनपी कि कहीं ना कहीं फिर जंगल राज जैसा मसला जो है वो संभव है। क्योंकि ये लोग जिस ढंग से पेश आ रहे हैं, चुनाव के पहले ये हालत है, तो बाद में क्या करेंगे? तो वो चीज जो है ना फिर से जागृत हो गई थी। जंगल राज की यादें जो हैं इनके लाख चाहने के बावजूद वो जागृत हो गई थी। और खास करके बड़े बूढ़े जो थे वो एकदम स्पष्ट हो गया था कि ना, हमें वो दिन नहीं चाहिए। तो सारी शिकायतों के बावजूद कौन कम बुरा है उसको चुना जाए, मुझे लगता है उस लिहाज में ये इतना बेहतर परिणाम जो है एनडीए के लिए ये रहा है अभी। ठीक है सर। शशि रंजन जी, जिस तरह का आरोप दिनेश पाल जी लगा रहे हैं, विपक्ष के प्रवक्ता है आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, अकाउंट्स में पैसे डाले गए, उसके बाद तमाम जो घोटाले हैं वो नीतीश बाबू के टेन्योर में हुए हैं, जिनका जिक्र लगातार दिनेश पाल जी कर रहे थे। शशि रंजन जी। दिनेश पाल जी को शर्म नहीं लगता? भ्रष्टाचार का जन्म कहां से हुआ? बिहार में भ्रष्टाचार का बिहार में जो जन्म हुआ वो इनके चारा चोर लालू यादव जी ने शुरुआत किया। इन लोगों को शर्म नहीं लगता है कि अपराध कहां से शुरू हुआ, जातीय दंगा कहां से शुरू हुआ? 90 से 2005 बात पूरी करें, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ। बिहार को इन लोगों ने रक्त रंजित कर दिया। बिहार में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पत्नियां तक बलात्कार किए। इन लोगों को शर्म नहीं लगता। बिहार की जनता ये सब देख रही थी। 90 से 2005 के इनके जो दुराचारी सरकार थी, भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, उसको बिहार की जनता देख रही थी और उसको याद कर रही थी। ये लोगों को अगर मैंने सत्ता दिया तो इन लोगों ने किस तरह से दुराचारी सरकार चलाने का काम किया। 15 वर्षों का कम समय नहीं होता है। 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने लालू देवी को मुख्यमंत्री बनाया और उस शासन काल में आतंक राज था। आतंक राज भाई साहब, कोई अगर शादी करके लौट रहा है उसकी गाड़ी को रोक ली जाती थी, उसको गाड़ी से उस पर से महिला और उसके पति को उतार दिया जाता था और उस गाड़ी पर रैली में ले जाने का काम यही राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे करते थे। इसी बिहार में जातीय दंगे कराए गए। पूरा मध्य बिहार से शाहाबाद देखिए आप, वहां रक्त रंजित किया गया, जाति के नाम पर हत्याएं की गई। माओवाद से लेकर पीपुल्स वार तक जो जन्म हुआ ये लालू यादव का देन था। इन लोगों ने पूरे बिहार को रक्त रंजित किया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म लगना चाहिए। ये लोग चारा चोर के पार्टी के लोग हैं, ये लोग सजागता लोग हैं। इनको चोर को सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, ये आरोप एनडीए के नेताओं पर लगा रहे हैं। नीतीश जी के दामन पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई दामन पर आरोप नहीं है, कहीं कोई आरोप नहीं है और ना कोई मेरे के यहाँ सजागता नेता है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सजागता और चोर है। ये बजाबता प्रूफ है, कोर्ट से वांटेड है, कोर्ट से बजाबता सर्टिफिकेट है। सजागता भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये करे दुराचार, ये करो अत्याचार और आरोप लगाता हो।
सब करना चाहिए इन लोगों को। बिहार की जनता ने सबक सिखाने का काम इन लोगों को किया है और कभी भी बिहार की जनता उस दुराचारी सरकार को वापस नहीं लौटने देगी। और वोट की चोट ने तो ऐसा मारा कि इस बार इनकी सरकार क्या आती, इनका पूरा परिवार। ठीक है रंजन साहब, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम आरजेडी स्पोक्सपर्सन। ठीक है दिनेश भाई रिस्पॉन्ड करिए, आपका काउंटर है दिनेश भाई। अमित जी भाजपा के नेता और प्रवक्ता इतने बेशर्म और जाहिल और होते हैं, बेहुदे की तरह झूठ बोलते हैं। इसीलिए नीतीश जी ने 2015 में कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। इन्होंने कहा कि चारा घोटाला की शुरुआत लालू जी ने, अरे जगन्नाथ मिश्रा किया था, मिश्रा का नाम मेरे को शर्म आ रही है। उस मिश्रा के बेटा को इनके कैबिनेट में मंत्री था। उसके बाद दावा चोरी का आरोप जिस जीएस मिश्रा पर लगा वो इनके कैबिनेट में मंत्री था। जो गृह मंत्री इनका है तरीपार, उसको कहा गया। इनका जो प्रधानमंत्री है उनको अटल बिहारी ने कहा था कि गुजरात में जब दंगा हुआ तो उन पर राजधर्म का। दिनेश जी हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं, हम बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। जो चौधरी इनका मुख्यमंत्री था उसने सामूहिक हत्या का अभियुक्त रहा है। ये बेशर्मी से कुछ भी बोले। जो सेना जाति के लोगों ने किस पार्टी में बिहार जी के सरकार में पूरी तरह से एक सामाजिक न्याय की तरह जो दलित पिछड़ा उत्थान, जिनको चरपाई बैठने नहीं देते थे, गलियों में चलने नहीं देते थे, ये चाहते थे कि दलित अति पिछड़ा जो समाज है, वंचित समाज है, इनकी जूते के नोक पर सम्मान दिया, दिया, उन्हें ललकार। आप एक गरीब का बच्चा है, घोगा बेलने वाला है, बकरी चाटने वाला है, सुमट पालने वाला, तुम लोग बच्चे पढ़ना सीखो, लड़ना सीखो। लालू ने वो जागृति लाई थी। और राबड़ी जी ने संघार की बात कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं। ये सब क्या बात करते हैं भाजपा के। ठीक है दिनेश भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू है। पीसीआर प्लीज रेक्टिफाई करिए। अब त्रिपाठी जी, दिनेश पाल जी भी जो तर्क दे रहे हैं और जो तर्क शशि रंजन साहब ने दिया, दिनेश जी की हालांकि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, मैं उम्मीद करूंगा कि अब शायद हम कनेक्ट हो पाए ठीक से। लेकिन त्रिपाठी जी, ये जो कमोबेश आरोप जो दिनेश पाल लगा रहे हैं, ये आरोप गलत तो नहीं है, फैक्चुअल आरोप है। जो घोटाले वो उन्होंने जिक्र किए, जो उन्होंने मामले बताए, उन मामलों में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार की संलिप्तता जरूर रही है। तो ये कहने के बजाय कि चारा चोर और चारा घोटालों की सरकार है, वो 90 का दशक था, 2000 का दशक था, जब लालू प्रसाद यादव ने घोटाले किए, उनको सजा हुई, वो जेल से अभी पेरोल पर बाहर आए हैं, उनके सुपुत्र पर भी IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम में मामले चल रहे हैं। लेकिन जो बात दिनेश पाल कह रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के मंत्रियों पर, नेताओं पर लागू होती है। अमित जी, जिस भ्रष्टाचार की तो जननी आरजेडी रही है ना, और आरजेडी ने जो 15 साल तक भ्रष्टाचार उनके ऊपर जो लेबल्ड है, वो शायद मुझे लगता है कि 20 साल 25 साल तो हो ही जाएगा कि वो दूर दूर तक उसको छुड़ा नहीं पाएंगे उस दाग को। क्योंकि बिहार की जनता ने जो उसकी तकलीफें, उनको जो तकलीफें हुई है, आज भी वो कभी कभी उनके घाव खुल जाते। क्योंकि भागलपुर का दंगा आप देखिए, उस पर न्याय नहीं दिलाया। भागलपुर का वो दंगा था जिसमें 250-300 आदमी मार दिए गए। आप बताइए उन परिवारों का क्या होगा। माननीय नीतीश कुमार आते ही पहला काम उन्होंने किया, भागलपुर दंगे को न्याय दिलाया और जो पीड़ित परिवार था उनको पेंशन की व्यवस्था की। ये हमारा इतिहास है। हमने उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए जो सड़क पे चल नहीं सकते थे 6 बजे के बाद, उनको हमने रात 12 बजे तक चलने का व्यवस्था कराई। वहां पे सुरक्षा की गारंटी दी। वहां पे हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने वहां विश्वविद्यालय दिए, हमने वहां कॉलेज दिए। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, परिवार को बढ़ाने के लिए। कोई बच्चा 15 साल में कोई करोड़पति अरबपति हो जाता है? पूछिए जरा एक सवाल। कौन सा ऐसा बिजनेस तेजस्वी यादव ने किया था कि जो कर्मों के मालिक हो गए? नीतीश कुमार के पास कोई एक बंगला कहीं है, कोई एक दुकान भी कहीं है? अभी लल्लन सिंह ने दिया मंत्री पद के लिए। दिनेश पाल मैं आ रहा हूं, नॉट इन बिटवीन। दिनेश जी बीच में नहीं, मैं आ रहा हूं। दिनेश जी, मैंने आपको टाइम दिया, मैं हर बार आपको टाइम दे रहा हूं। अमित जी, त्रिपाठी जी प्लीज कंटिन्यू। अमित जी, बेटी भी पार्लियामेंट जाएगी, दोनों भाई कैबिनेट मंत्री बनेंगे, डिप्टी मिनिस्टर बनेंगे। अरे ये कहाँ का तकाजा है भाई? हिंदुस्तान संविधान से चलेगा भाई।
पूरा परिवार कुनबा चला जाएगा, राज्यसभा वही जाएंगे, MLC वही बनेंगे, पूरा परिवार ही, और परिवार से बाहर कुछ नहीं बनेगा। अगर वो परिवार के आगे सोच लिया होता और लैंड लेकर के जो नौकरी का जो फंसा हुआ है, जो अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है इस दौर में, हम लोग क्यों नहीं हो पाए भाई? ये कौन सा ऐसा तेज प्रताप अरबों के मालिक है, उनकी बहनें अरबों की मालिक है, उनके साधु जी करोड़ों रुपए का उनका कारोबार है। ये कहां से हो गया भाई? वहां तो लूट लिए जाते थे जिस दिन शादी होती थी लड़की की। कहां से MBBS बना दिया सबको और खुद नवा पास हो गए? तो ये सवाल है। ये जनता ऐसा नहीं है मूर्ख है बिहार की, जनता बिहार की बहुत जागरूक है अमित जी। उसका जो फैसला हुआ है वो बहुत बड़ा फैसला हुआ है। माननीय नीतीश कुमार इस मुल्क के बेदाग, अनुभवी, विश्वसनीय मुख्यमंत्री हैं। उन पर सवाल उठाना जैसे इनके लिए सूरज को दिया दिखाना है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकता। अमित जी, यही मेरा संदेश है। और अभी मैं चाहता हूं कि ये लोग कम से कम सुधार करें। जो बड़बोलापन है, जो रैलियों में इन्होंने बड़बोलापन किया है, मैं ही मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री पद के लायक भी हैं, क्योंकि वो समझते थे जिसके साथ मैं खड़ा हूं उसका इतिहास बड़ा खराब है बिहार में। और उस इतिहास के अगर दोबारा सत्ता में आती है तो बिहार की जनता के साथ बड़ा अन्याय करके इनको जमींदोज कर दिया। इनकी सारी जो वहां के, देखिए जब भी कोई स्टेट का चुनाव होता, चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में रहा हूं, समता पार्टी की तरफ से संस्थापक रहा हूं, तो हमेशा नीतीश जी कहते थे कि मुझे माई समीकरण को वहां तोड़ना है। वो ऐसा समीकरण, एक ऐसा जकड़ बना दिया है कि बिहार को उससे मुक्ति दिलाने के अलावा कोई काम नहीं है। और जाते ही उन्होंने महिलाओं का एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का काम किया, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो साइकिल से पोशाक हो, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे नौकरी का आरक्षण हो, इनसे सबसे। और जब भी मैं चैनलों पे बैठता हूं, मैं तमाम चैनलों पे रहा हूं, मैंने हमेशा कहा कि अभी NDA को कोई हटाने की हिम्मत बिहार में नहीं किसी को है। और लालू का परिवार दूर दूर तक उनको छू नहीं सकता है, ठीक है, NDA को। और वही हुआ। और मैंने अपने इसी चैनल में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पे कहा था 80 सीटें आएंगी, उन्होंने मुझे एंकर, उनके जो चीफ एडिटर है, मुझे वो दावत देंगे। तो ये सारी बातें हैं, मैंने बहुत पहले कहा था, बड़ा मुश्किल है। आपने मुझसे भी कहा कुमार का दामन बहुत साफ है, कोई परिवार कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इनके कहने से आरोप लग जाएगा। अरे उसकी जांच होती है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। मैंने नहीं कहा था जंगल राज, ये हाई कोर्ट बिहार ने कहा था जंगल राज आपके लिए, आपके कार्यकाल को हमने नहीं कहा। और सुशासन बाबू वहां का जनता का दिया हुआ है। ये अमित जी इसको छुड़ाने अभी इनको सैकड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, दिनेश पाल जी। देखिए अमित जी, के त्रिपाठी की जो पीड़ा है वो हम समझ सकते हैं। के त्रिपाठी नहीं चाहते थे कि दलित, पिछड़ा और वंचित समाज इनके बराबरी में बैठ सके, बात कर सके, इसलिए इनके लालू जी चुप रहे हैं और एक परिवार की बात कर रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आ रही, बताना चाहिए कि लल्लन सिंह ने कैसे अभी 1 करोड़ से ऊपर का मकान अभी नीतीश जी के बेटे को गिफ्ट किया। नीतीश जी का बेटा का कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसे लल्लन सिंह ने खुश होकर उनको करोड़ों का मकान गिफ्ट किया, उसके बाद कैबिनेट में केंद्र सरकार में मंत्री बने। इनको बताना चाहिए, इनको यह भी बताना चाहिए कि अमित शाह का बेटा कौन सा बिजनेस किया, इतना करोड़पति बन गया, और कौन सा बड़ा खिलाड़ी था जो चेयरमैन बन गया। इनको वो नहीं बताएगा अमित जी। उसके बाद इनको लालू जी जगन्नाथ मिश्रा के नाम लेने में इनको अपने जातिगत अहम टकराना, उसका बेटा नीतीश मिश्रा का नाम नहीं लगे, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा तो इनको ईमानदार है। मिश्रा जी को बेल, लालू जी को जेल। लालू जी को जो इन लोगों ने जो कोष जंगल राज की बात कर रहे थे, वो बता दें, इनको त्रिपाठी जी को बताना चाहिए कि जंगल राज 5 अगस्त 1997 को जब कोर्ट ने कहा था तो लालू जी के जो कार्यकाल है किसी अपराध को लेकर नहीं कहा था, वो पटना के जो नगर निगम का जो कुव्यवस्था थी उसके लिए कुछ अधिकारियों पर इन लोगों ने जंगल एक प्रोपेगेंडा गढ़ा, क्योंकि जो दलित अति पिछड़ा थे, जो मुसहर बस्ती में सवर्ण लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, लालू जी ने उनको जाके नहवाया, उनके माल कॉलोनी में स्कूल खोला ताकि जाए। तो ये उनको चुभने लगा कि जो इनके नौकर थे, इनके तलवे चाटने नीचे रहते थे, काम मजदूर थे, वो इनके बराबर आ गए। अब एक चीज पत्रकार महोदय आपके बोल रहे थे, उन पे आप बोल रहे, वो बोल रहे थे कि SIR का जो आरोप लगाते हैं जो झूठ है, भाई अब सबूत कुछ एक भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने बहुत आधा मिनट राहुल गांधी जी ने बहुत बारीकी से सबूत पेश किया दोनों बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
उसके बाद जब SIR चल रहा था तब भी देखे कि एक एक घर में 250-250 300 नंबर दिखाए गए मकान के अंदर। उसके बाद आप मतदान जिस दिन हो रहा था उस दिन भी कुछ लोग गए जिनका नाम पहले से कटा हुआ था, जो वोट नहीं दे पाए। कुछ ऐसे नाम भी आए जो दिल्ली में और उत्तराखंड में मतदान किए थे, वो यहाँ मतदान किए। तो एक गलती तो थी उसमें, वो आप मुद्दा बना कितना बना चुनाव के दिन वो अलग बात है, लेकिन गलती थी। और हम आपको ये भी कहे कि सरकारी संसाधन और सरकारी तंत्र दोनों का दुरुपयोग हुआ है, और ये इसको जनता भी समझ रही है, और जो पत्रकार हैं चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी मान रहे हैं। दिनेश पाल जी, मेरा एक ही सवाल ये है कि अगर वोट चोरी हुई, अनियमितता हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए, लीगल एक्शन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि शपथ ग्रहण 20 है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल ही करिए, पटना हाई कोर्ट में दाखिल। भाई शपथ ग्रहण समारोह रुकवा दीजिए सरकार का, बिल्कुल जाइए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ा। अमित जी आपको बता दें कि ये बहुत जनता के हितैषी बन रहे थे, जदयू के आज भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं। जब SIR शुरू हुआ तो जो 11 दस्तावेज आए थे उसमें आधार कार्ड नहीं था जी, और आप जान रहे हैं कि बहुत सारे गरीब परिवार के पास नहीं था, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जान रहे थे ज्ञानेश गुप्ता इनके गोद में बैठ के काम कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट के हम लोगों ने लड़ा, जमीन पे हम लोग लड़े, सड़क पे भी लड़े, कोर्ट में भी लड़े, और आधार कार्ड को हम लोगों ने उसमें 12वां रूप में जोड़ा। और आज बिहार के साथ दूसरे राज्य में भी चुनाव आयोग को जोड़ना पड़ा, तो उस समय भी कोर्ट गए। और हम अभी भी आज जुटा रहे आंकड़े, हम जाएंगे कोर्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। हम अब तथ्य के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, पूरा विश्लेषण चल रहा है। कल जो 4 घंटे की समीक्षा बैठक हुई, सब बिंदु बात हुई। आधा मिनट एक बात और बोल दें, ये जो रोजगार की बात कर रहे थे कि 10,000 दिए हैं, 2 लाख देंगे, कब देंगे वो हम देखेंगे। पहले नीतीश जी जब बोले थे कि हम 4 परिवार जिसका 6,000 का एक कम है उसको 2 लाख रोजगार के लिए देंगे, तो आज तक 2 साल से अधिक हो गए लगभग, आज तक मात्र 21,000 लोग को 50,000 नहीं दे पाए। 94 लाख परिवार को 2-2 लाख अगर दिए होते तो आज इनको चुनाव के समय महिलाओं को 10,000 घूस नहीं देना पड़ा। तो ये कहते बहुत है लेकिन देते नहीं है, और दावे के साथ कह रहे हैं कि 10,000 घूस दे दिए, सरकार बन गई। अब 2 लाख कितने महिलाओं को देखेंगे, आप भी देखिएगा और हम भी रहेंगे। ठीक है, और नल जाल की बात करें, शराबबंदी पे बोल रहे थे, ठीक है, शशि जी के पास शराब बिक रहा है। ठीक है, शशि रंजन जी, शशि जी बीजेपी प्रवक्ता। जनता दल के प्रवक्ता महोदय ने कहा इनको शर्म नहीं लगता है कि आज भी वही जातीय भाव की भाषा ये बोलते हैं। ये स्वर्ण, दलित, अति पिछड़ा, आखिर बिहार की जनता कितना दिन सुनेगा आपका कि वो चप्पल नहीं उठाता था तो खटिया पर नहीं बैठना। अरे वो जमाना गया यार, वो आपके 90 और 2005 में ये आग लगाई आपने। 90 अब मोदी जी बिहार में आके कहते हैं उनको बोले शर्म क्या नहीं, एक मंच पर बैठता है बिहार में, इस एनडीए सरकार में सब एक मंच पर बैठता है। बिहार के दलितों को हत्या मोदी जी को बने कराया, शर्म नहीं लगता बिहार में नक्सलकारी लोगों मोदी जी को शर्म चाहिए। आपके नेता भ्रष्टाचारी, आप जब कोई मंत्री बनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाति नेता और तब भी 45% को दिया है। मुस्लिमों से नफरत करते हैं, आप किसी पार्टी बने गए हैं, आप नफरत करते हैं, आप दलित से नफरत करते हैं, आप सबसे बेशर्म तो आप लोग हैं, कहते कुछ करते कुछ है। बड़ा बेशर्म आप लोग हैं। बिहार की जनता ने वोट की चोट से आप लोगों को सबक सिखाने का काम किया है, समझे ना। बिहार की जनता ने हम लोगों को 15 लाख दिया है वोट। ठीक है, बिहार की जनता ने वोट की चोट से वापस कर दिया है आपको। आज आप 25 सीट पर सिमट गए। अमिताभ कुमार जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ सर, ये तो राजनीतिक सियासी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन आपके लिहाज से के त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं और शशि रंजन साहब भी कह रहे हैं और दिनेश पाल कह रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि चुनाव में अनियमितता हुई है, आप लीगल रेमेडी अख्तियार करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पटना हाई कोर्ट में कैविएट कल दाखिल करिए। और मुझे इस बात को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर कल कैविएट दाखिल होती है, कल वर्किंग डे है, बुधवार का दिन है, अगर सुबह 11 बजे कैविएट दाखिल हो जाती है तो कैविएट में इतनी पावर है कि शपथ ग्रहण समारोह डिले हो सकता है, रुक सकता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। तो ये लीगल रेमेडीज हमारे पास है। मुझे लगता है कि अगर दिनेश पाल जी को या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या विपक्ष को लगता है कि देयर इज एनी मिस्टेक इन वोटिंग पैटर्न और वीवीपैट को सेट कर दिया गया, वोट चोरी हुई, 17-18 लाख वोटर मूव कर बिहार पहुंचे, उन्होंने वोट किया, ये जो नैरेटिव्स लगातार गढ़े जा रहे हैं,
मुझे लगता है कि लीगल रेमेडीज लेनी चाहिए और बिना मतलब के बीजेपी आरजेडी पर आरोप लगाए, आरजेडी बीजेपी पर आरोप लगाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक के साथ अन्याय होगा। पब्लिक ने एक बहुत स्ट्रांग जनादेश, एक मैंडेट दिया है एनडीए को, और विपक्ष को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, और एक्सेप्ट नहीं है तो एक मजबूत विपक्ष की तरह आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कैबिनेट फाइल करिए, रुकवा दीजिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, आपका कैबिनेट फाइल नहीं होने दिया, मामला चल ही रहा है। अमिताभ सर, नहीं, एक भी सही मामला इनके हाथ में आ जाता ना, हाँ। ये तो अभी तक जमीन आसमान एक में मिला दिए होते। वो कर सकते थे, सक्षम लोग हैं, के पास वकीलों की फौज है, इनके समर्थक लोग हैं। मामला नहीं आया अमिताभ सर, फैसला ले आते हैं अब सुप्रीम देख रहे कोर्ट होंगे कि दोनों उप मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों को 1,22,000 वोट मिल रहा है। आप देखिए, सुन लेते 30 साल दिनेश से भाई, सरकार सुन लेते हैं। I'll come to you. अमिताभ सर प्लीज गो अहेड। अमिताभ सर प्लीज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े बड़े वकील आकर के रात में ही फैसला मुझसे करवा ले। ठीक, अमिताभ सर प्लीज कंटिन्यू। मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ जी। चुनाव निर्वाचन आयोग ने खुलेआम सरेआम चैलेंज दिया, यहाँ आओ टेबल पे सामने रख देते हैं ईवीएम, और आप इसको हैक कर लो जरा। जितने इनके पास मास्टर हैं, सॉफ्टवेयर मास्टर हैं, ये अमेरिका तक से इनके पास फंडिंग आ जाती है, और वो सोरोस गिरोह जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो बुला लेते वहां से सॉफ्टवेयर मास्टर्स को। दिनेश जी मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी बीच में नहीं, दिनेश जी बीच में नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा दिनेश भाई, बीच में नहीं, नो 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 नॉट इन बिटवीन सर। दिनेश पाल जी, आई कम टू यू। दिनेश जी, आई कम टू यू, आपको रिप्लाई का मौका मिलेगा, आपको रिप्लाई का मौका मिलेगा। दिनेश भाई, आई गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। बीच में नहीं, डिबेट खराब नहीं करते। सुनिए दिनेश पाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमिताभ सर प्लीज कंटिन्यू। अमिताभ जी प्लीज कंटिन्यू। अमिताभ जी कंटिन्यू सर। बहुत तानाशाह लोग हैं असल में, ये तानाशाह लोग हैं, ये किसी को बोल इनका बस रिपोर्टिंग की हुई है ना, पटना में भी रिपोर्टिंग मुझे पता है सर, तभी तो मैंने कहा आपको। हाँ सर, ये जो दलित प्रेम का नौटंकी जा करके टैंकर लगा के फवारा चला के फोटो खिंचाना है ना, और इस तरह की बहुत सारी हरकतें वो करते थे, इनके रहते क्या हालत रही। ये कहते थे बाढ़ आई है, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरे पास इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं आपकी। जिस आज दिनेश जी बात पूरी करने दीजिए। दिनेश जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। दिनेश जी वो आपके बीच में एक बार नहीं बोले। दिनेश जी लेट्स रिस्पेक्ट द डिबेटर्स सर, लेट्स रिस्पेक्ट द डिबेटर्स ऑफ द शो। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बात पूरी। मैं आपके पास आऊंगा ना दिनेश, आपको रिप्लाई करने का मौका ना मिले तो कहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं रिस्पॉन्ड करने। मैं आपको मौका बोलने का दूंगा दिनेश भाई, मैं आपको मौका, आप पूरा रिस्पॉन्ड करिएगा। आई गिव यू टाइम। अमिताभ सर प्लीज गो अहेड। अमिताभ सर प्लीज कंटिन्यू। जंगल राज की बात इसलिए कही गई थी, जिनके राज में सरकारी कार्यालयों से, मुख्यमंत्री भवन से माफिया को जो है चलाया जाता था। खाली प्रशासनिक भवन नहीं चलते थे, माफिया गिरोह चला करते थे, और बैठ करके मुख्यमंत्री कार्यालय में तय होता था कि किसकी पकड़ में कितना पैसा वसूली होगा, और इस तरह के घटनाक्रम होते थे, और लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कोई सुनवाई करने को नहीं तैयार होता था, मामले तक दर्ज नहीं होते थे। वो लोग बताएंगे कि कैसे सरकार चलती है, क्यों लोग इतना डरे हुए हैं। शाम को 4 बजे के बाद महिलाएं तो छोड़िए, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, गलती से बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो इनको याद करना चाहिए, इनको अपने सलाहकार मंडली बदलनी चाहिए, क्योंकि इनके सलाहकार मंडली इतने नाकारा लोग बैठे हैं कि नीतीश सरकार में, मैं बताता हूं, आज भी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध में बहुत कमी नहीं आई है। इतना अंतर आया है कि अब सरकार अपराध नहीं चला रही है, माफिया गिरोह नहीं चला रही है, बस इतना ही है। दोस्ती अभी भी है। वैसे इनके पास सलाहकार में लोग हैं ही नहीं कि जो विभिन्न मसलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ठोस सबूत निकाल करके सरकार को फंसा दे। ये फालतू के मसले लेकर के जनता के बीच जाते हैं और वो फुस हो जाता है, मसला न कोर्ट में चल पाता है न जनता के बीच चल पाता है, तो फेल होंगे। इनको और राहुल गांधी को, दोनों को अपनी सलाहकार मंडली बदलनी पड़ती, क्योंकि एक कमजोर विपक्ष हमेशा जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। अभी जितने कमजोर ये लोग हो गए हैं, मुझे बहुत डर है कि सदन में ये लोग बोल भी पाएंगे कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी सरकारी पक्ष की कि इनका बोलते इनका बंद कर देंगे वो लोग। वो हम नहीं चाहते।
विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो इनको चाहिए कि अगले चुनावों की तैयारी अभी से करना चाहिए, सही लोगों की सलाह लेना और अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित और विनम्र बनाने का काम पहले करें। अब जनता इस बात को बहुत ध्यान से देखती है, वहां पे ये लोग एकदम फेल हो रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं कि भाई किस वजह से जनता सतर्क हो जाती है। आपके हाव भाव और व्यवहार से जनता सतर्क हो जाती है कि आप फिर 90 के दशक में ले जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया ने बता दिया। हजारों कहानियां अभी भी चल रही हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जिसमें लोग बता रहे हैं कि उस जमाने में क्या हुआ करता था कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, हमारी गाड़ी छीन लिया, हमारा दुकान छीन लिया, हमारे बेटी को उठा लिया, मुझे पकड़ करके पैसा वसूली हुई। तो वो जो था ना, उसने कार्यकर्ताओं को ठीक कीजिए और ऐसे समझदार लोगों को सलाहकार मंडल में रखिए जो आपकी चरण पूजा नहीं करें, आपको चमचागिरी करके खुश ना करें, बल्कि आपके लिए काम करें। और इस सरकार के जो गलतियां हैं, जो विभिन्न विभागों में गड़बड़ियां हो रही हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, उनकी सही कहानियां तथ्य सहित ला करके सामने रखें, बिल्कुल तब आपको मजबूती मिलेगी। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। दिनेश पाल जी, मोटा मोटा अमिताभ सर जो कह रहे हैं कि ओम्बुड्समैन की भूमिका निभानी है आपको, मौजूदा सरकार की कमियां खामियां चोरी उजागर करिए और उसके बाद जनता के साथ न्याय होना चाहिए। दिनेश पाल जी। अमित जी, हम आपको शुरू में भी बोले कि 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, चाहे अभी 25 का देखिए, हम पूरे जो भी मुद्दे थे वो भ्रष्टाचार का, अपराध का, एक एक मुद्दों को लेकर हम संजीदगी से जनता के बीच रखते रहे। लेकिन बिहार में कुछ खास मानसिकता के पत्रकार जो एक परसेप्शन करते रहे हैं, और ये जो एकदम बिल्कुल परसेप्शन मनगढ़ंत तो जंगल राज का करते रहे। अमिताभ जी बिहार से नहीं है, अमिताभ जी बिहार से नहीं है दिनेश भाई, उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं। एक मानसिकता की बात जो बिहार के बीच करते रहे, कहीं का आपको देखिए, रहने वाले कहाँ के नहीं मामला, आपका अधिकांश चल रहा है, लेकिन बिहार के बीच एक ऐसा परसेप्शन लोगों ने कहा। हम आपको बोले कि 5 अगस्त 1997 को जंगल राज की टिप्पणी किसी अपराध और हत्या का या अपहरण को लेकर नहीं आया था, वो टिप्पणी पटना नगर निगम के ऊपर था, लेकिन इसको उन लोगों ने हत्या से जोड़ के बार बार पेश कर रहा है जनता के बीच, जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। दूसरी बात हमने कहा कि जो 90 के दशक याद कर रहा है, 90 के दशक बिहार के वंचितों के लिए बहुत स्वर्णिम काल रहा है, जिसमें उसका उत्थान हुआ है। और एक आपको यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो आप शर्मी से बात क्या था, जदयू के बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाए। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी इतना दिन में एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए, नीतीश जी भीख की तरह मांगते रहे पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल कर दिए, मोदी जी ने नहीं सुना, जबकि मनमोहन सिंह ने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया और हमारी आरजेडी की सरकार में 7 राज्य की यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन इनके दिनेश भाई टाइम नहीं है, मुझे शशि जी के पास जाना, सिर्फ 1 मिनट बचा है। दिनेश भाई, शशि रंजन जी क्लोजिंग कमेंट, आखिरी 1 मिनट बचा है मेरे पास। शशि रंजन जी। शशि जी। गया जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है टिकारी के पास, इनको मालूम नहीं है, ये मोदी जी के सरकार में हुए और उसके अध्यक्ष बने, इनको नहीं है। ये बेतुका बात करते हैं, बहुत कुछ इन लोगों को मालूम नहीं रहता है। इन लोगों ने बिहार को चलाया, बिहार को बुलाया, और आज बिहार के बारे में जो बता रहे हैं लोग, ये बेशर्म लोगों को समझना चाहिए। बिहार की जनता जान रही है कि हमको किसे सरकार में लाना था, इसलिए बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से बिहार में रोड के विकास हुआ, किस तरह से बिहार में स्वास्थ्य का विकास हुआ, समय बिल्कुल नहीं बचा है, बिल्कुल समय नहीं बचा, बिजली का विकास हुआ। तो विकास हुआ है बिहार में। बिहार में विकास के बदौलत आज एनडीए सरकार वापस लौटी है, सुशासन के कारण बिहार में एनडीए सरकार वापस लौटा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। शशि रंजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। डॉक्टर दिनेश पाल जी आरजेडी का पक्ष रख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के त्रिपाठी जी जेडीयू से थे और अमिताभ कुमार मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे। प्रश्नकाल में रोजाना हम वो सवाल उठाते हैं जिन सवालों का अकाल समाज में पड़ गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द आते हैं, जल्द मिलते हैं।